इमराहा 2 दिन बाद जा रही है, दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, हो सकता है इस बार पिशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मानचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल यारम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं यारम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। वो क्या है? दादी को कोई दिलचस्पी नहीं थी दादा पोती में, बस ऐसे ही खाना खाते हुए पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा था जो फुलझड़ी भी न बन सका। नज़र उतारनी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। इनको ये तक नहीं पता था कि मानचेस्टर शहर का नाम है और ये बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है इमराहा का वहां से? दादी ने ये सवाल भी ऐसे ही पूछ लिया। इस अगले सवाल पर दादा खामोश ही हो गए। इमराहा इतनी काबिल है कि मानचेस्टर के मेयर ने खुद खत लिख कर बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया। भले से व्हाइट हाउस से खत आता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर, या उन्हें अमूरे हुकूमत में मशवरे दो, कोई फर्क कब पड़ने वाला था। सब आराम से खाना खाते रहे। इमराहा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मुतवज्जा करें नामुनासिब को। इस ऐलान पर ऐसा रद्द-ए-अमल तो सरासर मानचेस्टर की बेइज्जती होगा। इमराहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ्लाइट है इसकी। दादा ने जरा तेज आवाज से कहा। अब फर्क पड़ा। अब्बा, अम्मा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़कर ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है। बाबा क्यों मुझे पागल बना रहे हैं? आपने अपना प्लाट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने इमराहा और दानिया की शादी के लिए रखा था। बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लाट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़िया था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लाट जहां था अब भी वहीं है, जाकर देख आना। कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है उसका, एक बस शादी होगी उसकी। दादा ने अब दिलचस्पी ली। रिश्ता? इमराहा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊंगी। परेशान ना होना इमराहा, तुम चली जाओगी। दादी, अम्मा, बाबा में बाहर तकरार होने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में इसके लिए आ गया था? अब उसका जी चाहा, बल्कि उसने दुआ की कि जो जो कुछ उसके बारे में मशहूर है वो सब इन रिश्ते वालों तक पहुंच जाए। उसके खानदान वाले उन्हें फोन कर कर के बताएं कि लड़की कैसी जन्म जली है, मनहूस है, काली नजर, काली जुबान वाली है, और नहीं तो कोई दादी की जुबानी तैयार करदा उसका पैदाइशी खलासा उन तक पहुंचा दे कि मंगल की 2 को क्या क्या हुआ था फकत एक उसकी आमद से, और क्या क्या मजीद हो सकता है अगर उससे दूर ना रहा गया तो। ये कोई मौका था रिश्ते का? उसकी उंगलियां घिस गई थी मेल्स लिख लिख कर, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर भर कर, और दादी और अम्मा उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वो खुद को थपकती रही और कहती रही, तुम चली जाओगी, परसों तुम जा रही हो, कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे। कहते हुए वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही। पासपोर्ट को हिफाजत से छुपा दिया कि बाबा गुस्से में आकर उसका पासपोर्ट ही ना जला दें। रात गुजरती रही, बाहर से हनूज चारों की तेज आवाजें आती रहीं, और पासपोर्ट को छुपाने के बाद वो कमरे के दरवाजे के साथ लगी जमीन पर बैठकर ऊँघने लगी, लेकिन साथ साथ बुरबुराती रही, मैं चली जाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ, कौन रोकेगा मुझे? दादा है ना, वो सब ठीक कर लेंगे। दादा ने दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे के करीब ही ऊँघते हुए पाया और उसकी बुरबुराहट को कम ज्यादा होते सुना। तकिया लाकर उन्होंने उसके सरहाने के नीचे रखा। जिंदगी में वो पहली रात थी जब वो इतना खुश थी, और उसकी खुशी की उसको इतनी फिक्र थी कि वो बिना बिस्तर के फर्श पर सो गई थी। उन्हें दुख हुआ, इस माहौल ने उसे इतने दुख ना दिए होते, इस घर में उसकी ऐसी हैसियत ना होती, तो वो हर रात
ऐसे ही सोती, रो रो कर, आंखें सुरख करते नहीं बल्कि आंखें मूंद कर। परियों का इंतजार करते रंगों से मुनव्वर होती नींद। दादा उसके पास ही बैठ गए और उसे देखने लगे। औलाद नामी जिस तोते में वालिदैन की जान होती है, वो तोता इमराहा थी उनके लिए। उन्हें इतना प्यार इमराहा के वालिद से भी नहीं था, बाकी की औलादों से भी नहीं था। वो उसके लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार रहते थे और एक जंग वो इस हक में जीत आए थे, उसके मैनचेस्टर जाने की। एक दिन इमराहा उनसे खफा होकर कहने लगी, आप भी दूसरों की तरह हो जाएंगे ना? क्यों करते हैं मुझसे प्यार? वो इस बात का जवाब नहीं दे सके, बस सोचते ही रहे कि शायद कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान जरूर रहती है कि अगर सारी दुनिया इस इंसान से नफरत करने लगती है तो कोई एक जरूर उस पर जान छिड़कता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई चरिंद परिंद या दूसरी मखलूक। बिला वजह की नफरत जरूर एक बिला वजह की मोहब्बत को साथ बांध लाती है। जैसे जैसे दूसरों के लिए तुम नापसंदीदा होती गई, मेरे लिए पसंदीदा तरीन होती गई। उन्होंने कहा, खुदा अभी भला कभी ये भूला है कि उसके बंदे के आस पास बहुत कांटे उग आए हैं और अब उसे एक महकते हुए हमेशा तरोताजा रहने वाले फूल की अशद जरूरत है, ताकि इस फूल को पाकर वो कांटों की दी अजियत को फरामोश कर दे। बाबा ने उसे 10,000 रुपए दिए कि वो जरूरी खरीदारी कर ले। अम्मा और दादी का मजाज अलबत्ता बहुत बरहम था। दादा के साथ जाकर ही उसने जरूरी खरीदारी की। दानिया ने उसका सामान पैक करवाया। हमाद और अली दिल मसवस कर उसे देखते रहे। आखिर वो इतनी दूर जा रही थी। दादा मुसलसल 2 दिन से अपनी आंखों की झड़ी छुपा रहे थे। ये पढ़ने जा रही है, भाग नहीं रही। माँ बाप तो खुश होते हैं, तुम दोनों उसे कर दो खुशी से। ये ना हो कि जहाज क्रैश हो जाए या ये लापता हो जाए। दादा ने ये छोटा सा लेक्चर दादी और अम्मा को दिया था। उसका जहाज क्रैश ना हो जाए या वो लापता ना हो जाए। दोनों ने अपनी बरहमी को एक तरफ रखा और उसे दुआओं में अलविदा कहा और वो मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गई, शहरे इस बाग के लिए, शहरे आज़ाद के लिए। वो बरतानिया के तीसरे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की ऊंची छत तले एड़ी के बल घूम घूम गई। मैनचेस्टर में आ गई हूँ आग लगाने, उसने मुंह पर हाथ रखकर चिल्ला कर कहा। चंद लोगों ने उसे हैरत से देखा। भले से देखें, इसे परवाह नहीं थी। वो घेरदार सफेद शलवार और गोल दामन कमीज में मलबूस थी। उसका सफेद लंबा दुपट्टा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की सफाई कर रहा था और खासकर हर आने जाने वाले के सामान के साथ उलझ रहा था। उसने फिर से दोनों बाजू फैलाकर एड़ी के बल घूम कर कहा, मैं आ गई हूँ मैनचेस्टर। मैं अब कभी नहीं रोऊंगी और तुम मुझे कभी ना रुलाना। खुशबख्ती का अगर कोई निकारा था तो वो इस वक्त इमराहा का यही नारा था। मसरत और शादमानी का अगर कोई इशारा था तो वो यही एड़ी के बल घूम जाना था। सुकून और राहत के दरिया का अगर कोई किनारा ना था तो वो बस वो इमराहा का वजूद सारा था। वो एकदम से आज़ादी के शदीद एहसास में घिर गई थी। ये एहसास बहुत खुश आइन था कि वो हर दुख से दूर हो गई है और यहाँ उसे सब इमराहा की हैसियत से जाने गए और बस जहाँ सुबह होगी शाम और रात, लेकिन कोई आह नहीं। दुखों के इस्तारे छुप गए और खुशियों की इलामतें जा बजा नजर आने लगी। बरसगीर के हाकिम ए वक्त की सरजमीन पर लहराता उसका सफेद दुपट्टा जहाज का बादबान बना उसकी कश्ती को खुले नीले पानियों में रवां करने लगा। एक अमेरिकी टीनेजर अपने छोटे से इलेक्ट्रिक गिटार पर U2 म्यूजिक बैंड का गाना ऑर्डिनरी लव बजा रहा था। बंगाल के शहर को अपनी आंखों में समोए और अपनी शर्मीली मुस्कुराहट से उसे फूंकते बंगाली नौब्याहता दुल्हन अपने महबूब शोहर के कान में सरगोशी कर रही थी। बंगाल की शर्माहट और ऑर्डिनरी लव की धुन ने उसे नई दुनिया में आमद पर खुशामदीद कहा। वो फिदा सी हो गई और अमेरिकी टीनेजर के पास खड़ी होकर मुस्कुराकर उसे दाद देने लगी। उसे कोई लेने नहीं आया था। वो 3 घंटे से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे इंतजार से कोई मसला नहीं था। वो अगले 3 घंटे और इंतजार कर सकती थी। अब उसे कोई मसला नहीं था भी। उसे अपने नाम का बोर्ड दूर से नजर आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लटकाए एक चाइनीज मिक्स कोरियन लड़की भागती हुई आ रही थी।
मैं हूँ इमराहा, वो लपक कर उस कोरियन लड़की की तरफ लपकी, वरना जिस तेजी से वो भाग रही थी ऐसा लग रहा था उसे लेने नहीं बाय बाय कहने आई है। और सलाम, सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, चले। इमराहा ने सलाम का जवाब दिया कि उसे अच्छा लगा उसने हेलो की बजाय सलाम कहा। दरअसल जिसे तुम्हें लेने आना था उसका एक्सीडेंट हो गया है आते हुए, फिर मुझे आना पड़ा। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। वो शर्मिंदा हो रही थी कि कोई उसे वक्त पर लेने नहीं आ सका। इमराहा की शक्ल बनी, फिर उसकी हंसी निकल गई। हाना आगे आगे चलने लगी। वो इतनी तेजी से चल रही थी कि इमराहा के लिए उसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। दोनों टैक्सी में बैठ गई, बिल्डिंग तक आई, सामान ऊपर लाई और फ्लैट के अंदर आ गई। फ्लैट खाली था, 2 कमरे सामने, छोटा सा लाउंज और लाउंज के सामने आई ओपन किचन। इमराहा की आंखें अजाज पर खिल गई। ऐसा साफ सुथरा फ्लैट मेरे लिए, वाओ। हाना उसे एक कमरे में ले आई जहां 2 सिंगल बेड रखे थे और ना जाने कैसे जगह निकाल कर फर्श पर एक फोल्डिंग मैट्रेस बिछाया गया था। जहां मैट्रेस बिछा था यकीनन वो उनके चलने फिरने की चंद कदमी जगह थी। ये आपका बिस्तर है। उसने फर्शी बिस्तर की तरफ इशारा किया और इमराहा का मुंह बन गया। वो क्यों सोए नीचे? बराए मेहरबानी इसके अलावा किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। ये फिक्रा उसने जबरन मुस्कुरा कर लेकिन दरख्वास्ताना अंदाज में कहा। और क्योंकि हाफ चाइनीज थी तो जरा झुक कर कहा। जब तक वो ताज़ा दम हुई हाना ने उसे कॉफ़ी और सैंडविचेस बना दिए। ये मेरी तरफ से। छोटी सी ट्रे को आगे करते हुए उसने ऐसी खुशी से कहा जैसे अपने कीमती खजाने में से उसे कुछ अनायत कर रही हो। इमराहा देख कर रह गई। इतनी लंबी फ्लाइट के बाद उसे ये छोटा सा ख्वान पेश किया जा रहा था। शायद ये इब्तदाइया हो और असली सुपर रात में हो। इमराहा सोचने लगी और साथ उसने ये भी सोचा कि अगर कोई गैर मुल्की उनके घर आया होता तो फिर बड़ी मेज़ के साथ एक और मेज़ लगाई जाती लवाजमात को रखने के लिए और ये इब्तदाइया होता। तफसीली खाने की तो बात ही तफसीली होती। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। और जाते जाते भी वो फिर कह गई, बराए मेहरबानी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। लेकिन वो एक एक चीज़ को हाथ लगाती रही। स्टडी टेबल पर रखे नई नई अशकाल के परफ्यूम्स को स्प्रे करने से उसने इब्तदा की। दरअसल वो सिर्फ ये देख रही थी कि वो किस कदर असली हैं। यानी ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कितना भी महंगा और हाई ब्रांड का परफ्यूम ले लिया जाए वो असल की कॉपी ही होता है। असल नहीं तो ये कितना सच है। सबके परफ्यूम्स बेदरेक स्प्रे करते उसे कुछ कुछ हकीकी सच का अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान में वो असल की कॉपी ही खरीदती रही है। पूरा फ्लैट मोतर हो गया और वो थक गई तो उसने परफ्यूम्स की जान छोड़ी और फिर वहीं करीब ही कुछ मेकअप का सामान रखा था। वो इसे देखने लगी। अलबत्ता किताबों पर उसने सिर्फ एक नज़र डाली क्योंकि उनके टाइटल ही ऐसे ऐसे थे जैसे सारे मिस्री तारीख ही वहाँ नित नए रंगों से सजाकर रख दी गई हो और अहदे फ़िरऔन से उसे कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। फिर वो वॉशरूम गई, एक एक आइटम को चेक किया। फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशंस को देखा, हत्ता के बाथ टब के किनारे रखी छोटी छोटी बत्तखों को भी। फिर वो किचन में आई, एक एक कैबिनेट को खोल कर देखा, फूड आइटम्स को सूंघा भी। दूसरा कमरा लॉक था। लाउंज में रखी टीवी उसने ऑन किया और पहले चैनल चेक करती रही, फिर एक म्यूजिक चैनल लगाकर किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। 2 अदर नूडल्स के पैकेट बनाए, बड़े प्याले नमा बाउल में डाले और एडवर्ड माया को सुनते सुनते खा गई। बाउल को मेज पर ही रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आकर सो गई। 30% अदा किया था इन्हें, कोई मजाक था। रात को 12 के बाद का वक्त हो गया जब उसे उठाया जा रहा था। मिस पाकिस्तान प्लीज उठें। एक अनजानी आवाज से उसकी समातें रोशनास हुई। पहले तो वो समझी कि ख्वाब है, सो वो बदस्तूर सोई रही। जब दोबारा मिस पाकिस्तान की आवाज़ आई तो उसे हैरत हुई कि दादा लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं और सीधे सीधे इमराहा क्यों नहीं कह रहे। लेडी इमराहा प्लीज़, वरना मैं आपकी नाक पास ये स्प्रे कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इसकी बू दुनिया की गंदी तरीन बू है। कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है और कई हफ्तों तक कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। इमराहा तो ख्वाब में दादा के पास बैठी नहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बदबू उसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों खाने वाली नहीं थी। दादा,
वो चिल्ला कर उठ बैठी। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया। उसने कंधे उचका कर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझल आंखों से गहरी सबज आंखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसकी नजर धुंधला रही थी और उसकी आंखें नींद के बोझ से बंद हो रही थी और उसे गहरा सबज रंग हर तरफ तैरता हुआ नजर आ रहा था। अपने हाथ में भी सबज सबज दिखाई दे रहे थे। स्प्रे की बोतल का ढक्कन फिर से खुला और उसकी नाक के करीब आया। उसने खफा सा होकर हाथ से पड़े गया। इस बार उसकी आंखें पूरी खुल गई। उफ, क्या बला थी ये स्प्रे! क्या जरूरत थी उसे ऐजाद करने की! क्या इसके बिना तरक्की ना हो सकती मुहज्जब दुनिया में? कितना गैर मुहज्जिब अंदाज है। इमराहा की आवाज इंतहा की गैर दोस्ताना हो गई। गहरी सबज आंखें फैल गई। गैर मुहज्जिब? शायद उसे हंसना चाहा, लेकिन फिर इरादा मुलतवी कर दिया। तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, बुनियादी इखलाकी असूल कभी नहीं सीखोगे। इमराहा ने अपनी पहली तकरीर का आगाज मैनचेस्टर में आमद के 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया था। देर कतन नहीं की। क्यों करती देर? इस बार सबज आंखें तंज से उसे देखने लगी। बाहर आ जाइए मिस इमराहा, कहकर वो खुद बाहर चली गई। इमराहा को लेडी इमराहा नाम अच्छा लगा, लेकिन ना जाने क्यों उसे लगा उसे तंज लेडी कहा गया है। ज्यादा सोचने की मैनचेस्टर में जरूरत नहीं थी। वो मुंह धोकर बाहर आ गई। उसने जानबूझ के देर लगाई कि करती रहे खाने पे उसका इंतजार, लेकिन बाहर लाउंज में खाने की मेज सजी थी। ना ही खानों की इश्तहा अंगेज खुशबुएं आ रही थी। अलबत्ता एक ना दो, पूरे 5 का मुजमा बाहर बैठा था और मेज पर बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। ये इत्तेफाक था या उनका अंदाज था? वो मुजमा उसे घूर रहा था। बैठ जाइए, एक लड़की ने कहा, जिसकी एशियाई तर्ज की बालों की गूंदी चोटी दाएं बाएं ऐसे लटक रही थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की से बाहर झूल रहा हो। इमराहा बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारफ होना होगा। ये मिस पाकिस्तान है इमराहा, हाना ने कहा। हाना का दोस्ताना जोश कहाँ गया? इमराहा ने ऐसे ही सोचा। हाय, मैं लीली हूँ, स्कॉटलैंड से। मैं शुरली मार्गोट, भूरे बालों वाली ने कहा, पर वो मुस्कुरा ना सकी। आई एम बेटिल्वो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत पतली बेटिल्वो ने बेतरह मुस्कुरा कर कहा। इमराहा देख रही थी कि उसकी हंसी उसकी आमद से ही काबू से बाहर है। मैं अजरा, शिकागो से, लड़खड़ाती उर्दू में आवाज आई। मर्दाना हेयर स्टाइल लिए हुए, जिसको वो सूफिया क्रिस्टना टाइप समझ रही थी, वो अजरा निकली। यानी अगर शुरले की लंबी चोटी अजरा के लगा दी जाए तब कहीं जाके वो थोड़ी सी अजरा अजरा टाइप लगे। पर खैर, वो जान जाएगी कि अब जो यहाँ होगा वो कम होगा और जो नहीं होगा वो हैरान कुन होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम में गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खिल गया। ये झूठ बोल रही है शुरली। शुरली ने आंख से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये? शुरली ने मेज पे रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से ही यहाँ रखा था। शुरली के सिर्फ यही कहने पे वो डर सी गई और उसे अफसोस हुआ कि सारे नूडल्स खाकर बाउल धो के क्यों नहीं रखा। अभी इमराहा को नहीं मालूम था कि वो बाउल धो के रख भी देती तो भी उन्हें पता चल जाता कि हाना के नूडल्स किसने खाए। ठीक है इमराहा, आप जाकर सो जाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, शुरली ने कहा। और खाना? वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों भले उसे और फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बटील्वो ने गो के अपने मुंह पे हाथ रख लिया था, पर इमराहा देख रही थी कि वो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी आपको और भूख लगी है? अजरा ने पूछा। नहीं, भूख तो नहीं लगी, मगर फिर भी खाना तो खाते हैं ना। इससे यही बात बन सकी, लेकिन सच में उसे भूख लगी थी और भूख से ज्यादा इस बात का इंतजार था कि उसके लिए खाने में क्या बना है। क्या सब इंग्लिश खाने हैं कि कुछ देसी भी? हम बिना भूख के कहा ना नहीं खाते लेडी, शुरली ने किसी कदर मताहनत से कहा। खिलाते भी नहीं, उसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया, बस अजरा ने उसे घूर कर देखा। वो कमरे में आई और फर्श बिस्तर पर सो गई। बाहर बुनबुनाहट होती रहे 30% अदा किया है। वो इत्मीनान से सो गई। अगले दिन वो सोकर उठी तो रूम की खिड़की से बाहर का मंजर देख के उसकी चीख निकल गई। इतनी सफाई,
اتنی خوبصورتی بلڈنگ کے جس راستے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی یہ اس کے پیچھے کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا کھلا خطہ تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے۔ خطے کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کے نشان نہ تھا اور ایسا لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا، واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سب ہی شیمپوز فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر، ایک پلیٹ میں کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امراحہ کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر۔ بس یہی معمولی سا؟ اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی، 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی، یونیورسٹی تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا ہے تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امراحہ ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں، یہ تمہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امراحہ کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ ان فیکٹ امراحہ کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی نہایت اچھے لگے اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی، اسے ہر چیز اچھی لگنی تھی نا۔ آ جاؤ جلدی سے پھر۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی، فلیٹ کو لاک کر کے اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا۔ کیا ہوا امراحہ، آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں، لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں۔ امراحہ اردو میں بربرا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے وہ منہ چھپائے اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریا مانچسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا، زندگی کیسے ہمیں چھوٹے معمولی بیکر قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اونچا اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی سی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر پھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی و متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امراحہ کی ہنسی کے آبشاروں کی بچھار سہتی رہی تھی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جوگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی، اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی ہے، یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہرے حروف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت جس درس گاہ کا موٹو ہے جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیض یاب کر رہی ہے۔ دنیا کی 10 بہترین درس گاہوں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں
باتیں उसने लाहौर में भी देखी थी। उसे कुछ कुछ लाहौर अजायब घर जैसी भी लगी। उसे ये नहीं मालूम था कि अंदर कैसा जहान आबाद है, दुनिया के कैसे लायक फाइक काबिल असातिज़ा यहाँ इकट्ठे किए गए हैं, वो कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद बना दिए गए हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी, और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट्स का जम्मे गफीर ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी, इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आ जाओ इमराहा। डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी थी। इमराहा उसके साथ चलने लगी। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। उसकी आंखें तेजी से इतराफ का जायजा ले रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ देखे और किस तरफ को छोड़ दे। दिल भी यही चाह रहा था कि सब एक ही बार जल्दी से देख ले, यानी सबको। स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त में तेजी भी थी और फुर्ती भी, और वो ऐसे थी जैसे कि फुर्ती और तेजी से हम कभी मिले नहीं, और सुस्त रवि से हमारी बहुत दोस्ती चल रही है। इमराहा तेज चलो ना। डर्बी ने 20 कदम आगे जाकर गर्दन मोड़ कर आवाज दी। इस आवाज पर उसने जरा सी तेजी दिखाई और उससे 15 कदम करीब हो गई। डर्बी सरसब्ज ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई, उसकी तरफ इशारा किया। इमराहा का इतनी दूर से ही साथ दम सा निकल गया। वो 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप था और इनमें शिरली को उसने फौरन पहचान लिया था। बाकी अजरा को पहचानने में उसे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि उसने सर पर स्याह नेट बांध रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने उनके करीब जाकर जरा घबराई आवाज में कहा। अगर डर्बी के साथ उसकी साइकिल पर बैठे वो हंसने से जरा जल्दी फारिग हो जाती तो उससे कुछ मालूमात ही ले लेती, इन सब के बारे में, खासकर दाइम के बारे में जो उससे राब्ते में रहा था, जिसकी मदद से वो यहाँ आई थी। सब ने अपना अपना नाम लेकर तारुफ करवाया। इस दौरान वो जिस खलूस से मुस्कुराते रहे, इमराहा हल्की फुल्की होती गई। वो बिला वजह उनके दबाव में आ गई थी। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। दाइम और 2 लड़कियां उसे साथ यूनिवर्सिटी ले गई, कैंटीन में आ गई और उसे कॉफ़ी पिलाई। जब वो कॉफ़ी की आखिरी चस्की ले चुकी और ग्रुप के लीडर दाइम और ग्रुप की लड़कियों नवाल और बरीरा की खूबसूरती को दिल ही दिल में दाद दे चुकी, तो दाइम ने कुछ यूं बात शुरू की। मिस इमराहा, क्या मुझे कुछ कहेंगी नहीं? मैं वादा करती हूँ, उसने ठीक उसी अंदाज में कहा जिसमें बच्चे एक हाथ में चॉकलेट थाम कर दूसरा हाथ आगे करके बोलते हैं। पक्का पक्का मैं रात को चॉकलेट नहीं खाऊंगी। गुड, क्योंकि मुझे शक है इसलिए फिर कह रहा हूँ कि दरमियान में मत बोलिएगा। इमराहा को उसकी बात में शक कुछ बुरी लगी, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। वो और भी क्या कह सकती थी। मैनचेस्टर आ चुकी हैं, मुझे नजर आ रहा है। इमराहा को दाइम की बेवकूफ़ी पर हंसी आई। दाइम ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, देखा मैं जानता था तुम ज़रूर दरमियान में बोलोगी। इमराहा ने उसके तासुरात जान लिए और मुझ बेचारी पर रहम करो, मैं तो बस भूल गई थी का सा तासुर दे दिया उसकी तरफ देखते हुए। हम 3 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हमने और कुछ इन दोस्तों ने जिन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली है, एक मंसूबा बनाया है कि हम अपनी ज़ाती कोशिशों से पाकिस्तान के लायक फाइक स्टूडेंट्स को जमा करके यहाँ अपने फंड्स के ज़रिए बुलवाएं जो गुर्बत की वजह से आगे पढ़ नहीं सकते और आगे बढ़ने का और गैर मुल्की सतह पर खुद को मनवाने का मौका नहीं मिल रहा। वो आगे आएँ और ख़ुद को साबित करें। हम 30 लोगों ने मिलकर मुख्तलिफ तरीक़ों से फंड इकट्ठे किए, इवेंट्स किए, स्टॉल्स लगाए, कुछ म्यूजिक थिएटर किया, कुछ थोड़ी बहुत हमारी अपनी सेविंग्स थी। हमने मतलूबा हदफ निपटा लिया। हम सिर्फ 5 स्टूडेंट ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस सूरत में कि आते साथ जितना जल्द हो सकता वो अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर लें। बसूरत दीगर सिर्फ 3 लोगों को बुलवाया जा सकता था। हमें 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। हमने उनमें से 5 का इंतखाब किया। वो गाँव और छोटे कस्बों से थे और मैनचेस्टर आना उनके लिए एक ख्वाब ही था। वो सब 1 हफ्ता पहले ही आ गए थे और आते साथ ही उन सभी ने अपने लिए रहाइश का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि वो इल्म के साथ साथ हुनर के भी आलम थे।
اس لیے ان سبھی کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں ایک کو گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرنا آتا ہے۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جو اپنی پرائیویٹ تعلیمی قابلیت کے ساتھ پنجاب بورڈ ٹاپ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے لاک بھی ٹھیک کرتا رہا اور ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا اپنے کام اور تعلیمی سرگرمی سے۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی تھی وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھی۔ آپ لاہور میں رہتی تھی جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے۔ ان کا اپنا ذاتی قالینوں کا سٹور ہے پاکستان میں۔ آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کسی بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھی۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری ای میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طلبہ تھی آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھی اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی اور امریکن 5 سب شامل ہیں۔ اس لیے اس خاص طور پر آپ کو یہ ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر کہیں نہیں ہیں۔ سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئی۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ اور ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گے۔ اس سارے منافع یا فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں جانتا، شکل سے تو کوئی بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکارانہ بنا تھا۔ جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ آپ
وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. جس بستر پر آپ کل سوئی وہ میٹرس ان دونوں نے. اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا. اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا. آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسے ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتابوں کے سوا ہر چیز کو. آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے. مس امراحہ، وہ سب بہت اچھی میزبان ہیں. انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں. ہم اپنے گھروں، ملکوں، شہروں سے دور اکیلے یہاں رہ رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت. کاش رات ہی ہانا تھوڑا بہت آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی. وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے. صرف صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں اسے ایک برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی. وہ 1 پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے. کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اخراجات کے نام پر اسے پاکستانی 1 روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے. اس نے تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے. شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں. آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر، حوصلے سے. یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں. وہ 1 جینز 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں. شرلی، جن کے فلیٹ میں آپ رہ رہی ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے آپ کے پاس سے زیادہ آج کی رات ہے. فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے. آپ کے 1 مہینے کا کھانے کا سامان وہاں موجود ہے. آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں. وہ رکا. ویلکم ٹو مانچسٹر مس امراحہ. اس نے سانس بھی نہ لیا اور پھر سے شروع ہو گیا. یہ تو ہو گئی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات. اب آپ کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں، یعنی اچھی باتیں. وہ مسکرایا. برا نہ مانیے گا، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں، سست، کاہل، بہانے باز. انہیں لگتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، تکلیفیں، دکھ انہی کو مل گئے ہیں. رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہی ہے. روئے، لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکلات پر نہیں. یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا. اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں. نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں. اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا، وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں. مس امراحہ، اپنی سستی، کاہلی اور بہانے بازی کو یہاں وہاں کوئی کوڑے دان دیکھ کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں. اصل جل مرنا تو انہیں چاہیے. آپ لڑکی ہیں، کمزور نہیں ہیں. ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی بار مرد کا ذکر آیا ہے اتنی بار عورت کا بھی ذکر آیا ہے. یعنی آپ مرد کے برابر ہیں، لیکن برابر ہونے اور برابر ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور مت سمجھیے، اپنی طاقت کو پہچانیے. مس امراحہ، آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں. آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں. یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں. اور یاد رکھیں، تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی. لیکن دوڑ میں اگر آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں پر آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی کو آگے آنے دیں. میرا یقین کریں، دنیا میں جوہروں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیروں کی بہرحال نہیں. اس بار رکا اور کافی دیر رکا ہی رہا. یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے. پھر آپ کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی. اس 1 ہفتے کے درمیان آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں. آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا. اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں. کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی.
आप सब समझ गई है ना? जी। उसने ऊपर से सर हिलाया, अंदर से आंसुओं का रेला दबाया। गुड, अब आप जाएं और जमीन खोदें। मेरा मतलब जॉब ढूंढें। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने अखराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप ये 30% जल्द से जल्द वापस कर सके। समझ गई आप? जी, उसने सर हिलाकर बामुश्किल कहा। नवाल और बरीरा उर्दू समझ लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपसे खिताब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। वेल, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ऐसी ही है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली। अच्छा, अब आप क्या करेंगी? मुझे जॉब ढूंढनी है, जल्द से जल्द। उसकी आवाज रंध गई। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेजी से और बहुत सख्त किस्म का झूठ बोल रही है। मिस इमराहा, अगर आपको रोना आए तो किसी ऐसी जगह चले जाइएगा जहां आपको कोई देख ना सके। ठीक है? जी ठीक है। पहले जाकर अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाएं, अपनी क्लासेस मालूम करें। वो सहम सी गई कि अभी ये सब भी करना है। कार्ड ये कहाँ से बनेगा? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं और सब कुछ यही होता है। ये जो आप इतने सारे स्टूडेंट्स देख रही हैं, ये बिना डरे अपने सब ही काम कर रहे हैं। आप भी यूनिवर्सिटी में घूमें फिरें कि आपके काम कैसे हो सकते हैं या आपको कैसे करने हैं। वो उठ खड़ी हुई। प्लीज दिल ही दिल में मुझे बुरा भला मत कहिए। इमराहा का रंग फक हो गया। वो यही कह रही थी, लेकिन उसे कैसे पता चला